Hello everyone, welcome to the lecture of subject Introduction to Management and today our topic is Manager as a Decision Maker। हम देखेंगे कि मैनेजर को कि वो कैसे डिसीजन देता है और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है हमारा मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर। तो सबसे पहले डिसीजन क्या होता है? अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव इज डिसीजन। जब आप दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव के बीच कुछ फैसला करते हैं, चॉइस करते हैं, उसी को हम डिसीजन कहते हैं। कि आपके पास जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन थी, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते थे। आपके पास मुल्तान में BGU है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, एमरसन है, ISP है। तो आप जो भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे वो आपका डिसीजन बन जाता है। तो चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव इज डिसीजन। जब दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद हो और आप उनमें से एक चीज़ चॉइस करें, वो आपका डिसीजन बन जाती है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का अमल। मैनेजर एट ऑल लेवल्स मेक डिसीजन। टॉप लेवल मेक डिसीजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, पे रेजेस एक्सेट्रा। तमाम लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे अपर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, तमाम मैनेजर जो हैं वो फैसले करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CEO, डायरेक्टर जो होते हैं, वो यूजली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में डिसीजन करते हैं। क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे, इनके बारे में फैसला करते हैं। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर जो है वो डिसीजन करते हैं अबाउट प्रोडक्शन, पैदावार कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का मेयार कैसा है, पे रेजेस, तनख्वाहें कितनी बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी, और इस तरह के जो मामलात होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर जो है वो देख रहे होते हैं। Decision making is not simple. It is referred to a process by which individuals a particular course of action among several alternatives to produce desired result. Decision making कोई आसान सी बात नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है एक खास पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में और अपने डिजायर रिजल्ट जो है वो जनरेट करते हैं। आगे चलते हैं। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयर आर 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फैसला करने का अमल जो है उसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह पे 8 स्टेप पूरे फॉलो किए जाएं, लेकिन यूजली तौर पे देयर आर 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी आप फैसला करते हैं उसके अंदर 8 स्टेप होते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फाइंड करना जिसके लिए हमने फैसला करना है। एवरी डिसीजन स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर कंडीशन। तमाम फैसले जो हैं वो किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंस होता है एग्जिस्टिंग और डिजायर सिचुएशन के बीच में। जो हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है और जो डिजायर कंडीशन हमें चाहिए उसके बीच में जो फर्क होगा वो हमारे पास प्रॉब्लम होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोबाइल है जिसकी रैम 4 GB है, मेमोरी सिर्फ 32 GB है पर ही, ठीक है। तो आपको रैम ज़्यादा चाहिए, आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। तो जो डिज़ायर है जो करंट है दोनों में फ़र्क है, यही चीज़ प्रॉब्लम होती है। For example, Amanda is a sales manager whose reps need a new laptop because old one are outdated for doing their job. एग्जाम्पल दी गई है हमारी बुक के अंदर कि अमेंडा जो है एक सेल्स मैनेजर है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको न्यू लैपटॉप चाहिए बिकॉज ओल्ड वन जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं उनके काम करने के लिए। मीन्स कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके लैपटॉप जो है वो आउटडेटेड है। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, द डिफरेंस बिटवीन डिजायर लैपटॉप्स एंड करंट लैपटॉप। Now we have a problem, difference between sales reps current computers and their desired one computer। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि फ़र्क है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके करंट कंप्यूटर और जो डिजायर कंप्यूटर उनके बीच में फ़र्क है, और यही हमारे पास प्रॉब्लम है। बट नेवर कन्फ्यूज प्रॉब्लम विद सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन आपको कभी भी प्रॉब्लम को सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। जो प्रॉब्लम की अलामात है, जैसे कि बच्चे को बुखार है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बुखार है क्यों वो प्रॉब्लम है, ठीक है। i.e. in a sense decline in sale is not a problem, it is a symptom। प्रॉब्लम कैन बी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और पुअर सर्विसेज और हाई प्राइस। सेल्स में डिक्लाइन आ रहा है, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स है। प्रॉब्लम हो सकती है कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है, सर्विस पुअर है कस्टमर वाली, और हाई प्राइस है, इसलिए मे बी आपके सेल में डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। तो सेल में कमी आना ये प्रॉब्लम नहीं, ये सिम्टम है। किस वजह से कमी आ रही है कि मे बी वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मे बी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या प्राइस काफ़ी हाई है, वो बात प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ सेलेक्टिंग समथिंग। वंस manager has identified a problem, he or she must identify the decision criteria for solving the problem। जब मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले, नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है डिसीजन क्राइटेरिया फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि क्या मेयार होगा, क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, क्या स्टैंडर्ड होगा हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। सपोज अमेंडा डिसाइड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन दैट मेमोरी, स्टोरेज, डिस्प्ले, क्वालिटी, वारंटी, बैटरी लाइफ आर रेलेवेंट क्राइटेरिया इन हर डिसीजन। अमेंडा ने काफ़ी केयरफुल कंसिडरेशन किया, फिर फैसला किया कि हमें जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर हमारी ये मेन क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, जिन चीज़ों को हमने फोकस करना है। मेमोरी, रैम हो गई, स्टोरेज,
डिस्प्ले क्वालिटी, वारंटी, बैटरी लाइफ, ये है रेलेवेंट क्राइटेरिया है डिसीजन के अंदर कि ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टाइल होना, प्रोसेसर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी गई, मदरबोर्ड को भी इंपॉर्टेंट नहीं दी गई। ठीक है, स्क्रीन कितने इंच की होगी, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। मेन फोकस क्या है, मेमोरी, स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, वारंटी, बैटरी लाइफ एक्सेट्रा, ये हमारा मेन क्राइटेरिया है। अगला स्टेप क्या होगा, एलोकेट वेट फॉर द क्राइटेरिया। जितने भी हमने क्राइटेरिया यानी कि जो मेयार, जो स्टैंडर्ड, जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चुनी है, उनको एलोकेट करेंगे वेट के सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, किन चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर फैसले करने के लिए हमारे बजट भी देखना पड़ता है। जब आप कंपनी में काम करते हैं तो पैसा भी देखना पड़ता है कितना है कितना नहीं, उस हिसाब से हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है चीज़ों को। डिसीजन मेकर मस्ट वेट the item in order to give them correct priority in decision. Simple way is to give weight 10 to the most important and rest low, i.e. डिसीजन मेकर जो है उसको वेट देना पड़ता है तमाम आइटम को जिनको वो प्योरिटी देता है। ठीक है, उनको करेक्ट प्योरिटी देनी है डिसीजन के अंदर। सिंपल तरीका कार है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको 10 नंबर दे दें और जो बाकी लो हैं उनको कम नंबर दें। मिसाल के तौर पे मेमोरी और स्टोरेज को 10 नंबर दिया गया, 10 वेट दिया गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए मेमोरी और स्टोरेज होगा। आफ्टर दैट बैटरी, वारंटी और डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्ले क्वालिटी को मिनिमम रेट दिया गया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वारंटी 6 नंबर दिया गया, बैटरी 8, कि देर तक चलने चाहिए हमारे लैपटॉप। मेमोरी और स्टोरेज सबसे मेन है। जब वेट भी एलोकेट कर लेते हैं, फिर हमारे पास है डेवलप अल्टरनेटिव। कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, कौन सी कंपनी जो है वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, यानी कि हम जिनसे लैपटॉप खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, मेमोरी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। फिर हम अल्टरनेटिव देखते हैं कौन सी कंपनी हमें ये चीज़ें फराहम कर रही हैं और कौन से हमारे लिए बजट के अंदर भी आती हैं। द फोर्थ स्टेप इज दैट डिसीजन मेकर मेक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। एट दिस पॉइंट अल्टरनेटिव आर ओनली लिस्टेड, नॉट इवेल्युएटेड। फोर्थ स्टेप जो होता है वो डिसीजन मेकर जो है वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल बनाता है, वो अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाता है जो हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट तक जो है अल्टरनेटिव की लिस्ट से लिस्ट बनाई जाती है, इवेल्युएट नहीं किया जाता, उनका तज्जिया या जायजा उनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव कंपनीज हु सेल कंप्यूटर, हमारे पास बहुत सारी अल्टरनेटिव कंपनीज हैं जो कंप्यूटर सेल करती हैं, तोशिबा, डेल, एचपी, एप्पल, सोनी, लिनोवा, एलजी, एसर। अब इनको इवेल्युएट किया जाएगा कि कौन सी कंपनी के लिए बेहतर है, कौन सी बजट में आती है, कौन सी अच्छी चीज़ें फराहम कर रही है हमें। तो अगला स्टेप यही हो जाता है हमारे पास, एनालिसिस अल्टरनेटिव, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव या इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिसीजन मेकर मस्ट इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव, गिव मार्क्स टू ईच आइटम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, रैंक ईच आइटम अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स और स्कोर। डिसीजन मेकर जो है वो इवैल्यूएट करता है हर अल्टरनेटिव को, उनको मार्क्स देता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और रैंक करता है, सबको स्कोर देता है। ठीक है, और उस हिसाब से वो चुनता है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बजट में आता है। ठीक है, उस हिसाब से वो डिसीजन करता है। सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, छठा स्टेप है हमारे पास। सिक्स स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर और मार्क्स। इस स्टेप के अंदर जो डिसीजन मेकर है वो सिलेक्ट करता है बेस्ट अल्टरनेटिव को, कौन सी कंपनी हमारे लिए सबसे बेहतर है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, जो उसने पिछले स्टेप में उनको स्कोर दिए थे, उनको नंबर दिए थे, कौन सा उनके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा, तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजन को, इंप्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। इन 7 स्टेप मैनेजर पुट द डिसीजन इनटू एक्शन एंड फुलफिल द कमिटमेंट टू इट। 7 स्टेप के अंदर मैनेजर जो है वो डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट कर देता है और कमिटमेंट पूरी करता है, और कंप्यूटर्स जो लैपटॉप है वो खरीद लेता है। ठीक है, और आखिरी हमारे पास स्टेप आ जाता है इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि हमारे फैसले का क्या नतीजा निकला, क्या वो बेहतर था या वो नहीं था। लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टू सी इफ द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व। If evaluation show problem still exists, then manager need to assess what went wrong. आखिरी जो स्टेप होता है वो वैल्यूएट करते हैं आउटकम, नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला हमारे फैसले का। इफ द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व, क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, तो बात खत्म। इफ इवैल्यूएशन शो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन हमने जायजा या तज्जिया किया कि अभी भी प्रॉब्लम शो हो रही है, अभी भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा, देन मैनेजर नीड टू असेस व्हाट वेंट रॉन्ग। मैनेजर को देखना होगा कि क्या गलत हो गया हमसे। वाज द प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइंड, वर एरर इन चूजिंग अल्टरनेटिव, क्या प्रॉब्लम हमने गलत आइडेंटिफाई कर ली थी, प्रॉब्लम लैपटॉप का था ही नहीं, मे बी एम्प्लॉय खुद से सही काम नहीं कर रहे थे, या मे बी हमने अल्टरनेटिव सही नहीं चुना, कि हमने जो लैपटॉप चुना है वो सही कंपनी का चुना ही नहीं है, तो दोबारा से पूरा प्रोसेस जो है वो अगेन स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अमल है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आप उसके 8 स्टेप जो है यहाँ से बता देंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन, टाइप्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 6 टाइप्स हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। 2 टाइप्स हमारे पास आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन और पर्सनल डिसीजन। Decision taken by managers in the ordinary course of business in their capacity as manager are organizational decision.
डिसीजन जो मैनेजर लेता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, काम के जो रोजाना के दौरानिया है उसके दौरान जो कारोबार के हिसाब से जो डिसीजन ले रहा होता है एज अ मैनेजर के तौर पे, उसको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहते हैं, क्योंकि वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डिसीजन रिगार्डिंग इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंसेंटिव सिस्टम, ट्रांसफरिंग एन एम्प्लॉय, रीलोकेशन और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पे फैसला लिया गया है कि हम न्यू इंसेंटिव सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाएंगे, न्यू फायदा बेनिफिट देने का सिस्टम मुतारिफ करवाएंगे एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना है या री एलोकेशन या री डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉय को दोबारा से हायर करना है, दोबारा से उसी जगह पे वापस बुलाना है। ये इस तरह के फैसले जो हैं ये टोटली ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और काम से है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, managers do take some decisions which are purely personal in nature. However, their impact may affect the organization also. कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मैनेजर लेता है वो प्योरली पर्सनल होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट में भी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, द मैनेजर्स डिसीजन टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन तो पर्सनल इन नेचर में क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिसीजन पर्सनल है, वो छोड़ना चाहता है काम को, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि मैनेजर का जाना, उसकी जगह रिप्लेसमेंट आना, उसको काम सिखाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ये पर्सनल डिसीजन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। अब इनको देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। ऑपरेशनल और टेक्निकल डिसीजन रिलेटेड टू द प्रेजेंट इशू ऑफ प्रॉब्लम, जो करंट इशू या प्रॉब्लम चल रहे हैं या करंट मामला जो हैं, जो मैटर जो हैं, उनके बारे में जो फैसले लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेशनल डिसीजन और टेक्निकल डिसीजन, ठीक है। The main purpose is to achieve high degree of efficiency, better working condition, effective supervision, prudent use of existing resources, better maintenance of equipment, etc. जो मेन पर्पस है इस डिसीजन का वो ये है कि हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी हम हासिल कर सकें, मीन्स के मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास आ रही हो, बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छे काम करने के हालात पैदा हो, इफेक्टिव सुपरविजन, बेहतरीन सुपरविजन हो, ठीक है। प्रूडेंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे पास वसाइल हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, बेटर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का बेटर मेंटेनेंस की जाए, सेक्टर। इनके बारे ये जो फैसले हैं वो इन्हीं के लिए किए जाते हैं। While expanding the scale of operation, entering new market, changing the product mix, shifting the manufacturing facility, striking alliance with other companies, etc. strategic nature. जो दूसरे फैसले हैं हमारे पास, expanding the scale of operation, कि हम अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। एंट्रिंग न्यू मार्केट, हम दूसरी मार्केट में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नेशनल कंपनी जो है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में अपने मसाले बेचना शुरू कर देती है। चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि नेशनल मसाला पहले मसाला स्पाइसेस बनाती थी, फिर जैम, पिकल, केचप के अंदर भी आ गए, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, जैसे पेप्सी ने ड्यू इंट्रोड्यूस करवाई, फिर स्टिंग इंट्रोड्यूस करवाई। शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अपनी फैक्ट्री को किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग अलायंस विद अदर कंपनी, किसी और कंपनी के साथ अलायंस, मर्जर या एक्विजिशन या मिलकर काम कर रहे हैं। ये सारे जो है स्ट्रेटेजिक इन नेचर होते हैं डिसीजन, और ये टॉप मैनेजर कर रहे होते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। Usually routine decision are taken by manager at lower levels, while strategic decision are taken by top level manager. जो routine decision है, जो रोजाना के प्रॉब्लम या मैटर के लिए जो ऑपरेशनल डिसीजन है, वो लो लेवल ऑफ मैनेजर या समटाइम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर भी सॉल्व कर रहे होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। The focus in the operational decision is on the short run of immediate present, while it is on the long run in the case of strategic decision. जो हमारे पास ऑपरेशन डिसीजन होते हैं वो शॉर्ट रन और इमीडिएट प्रेजेंट जो इश्यू उनके लिए होते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो लॉन्ग रन के लिए होते हैं, लंबे अरसे के लिए होते हैं हमारे पास, ठीक है। उनका इम्पैक्ट लंबा पड़ता है, काफ़ी लंबे डिसीजन होते हैं, जैसे कि दूसरी कंपनी के साथ अलायंस कर लेना या बाहर की मार्केट में जाना, मुश्किल डिसीजन होते हैं, ठीक है। आखिरी हमारे पास दो डिसीजन है, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। Program decisions are repetitive in nature. Such decisions deal with simple, common, frequently occurring problem that have established procedure. प्रोग्राम डिसीजन जो है वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, ये वो फैसले होते हैं जो हमें बार बार करने होते हैं। सच डिसीजन डील विद सिंपल, कॉमन, फ्रिक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम, ये वो डिसीजन होते हैं जिनको हम डील करते हैं उन प्रॉब्लम को जो सिंपल होती हैं, कॉमन होती हैं, आम होती हैं और अक्सर आती रहती हैं, और इनके लिए हमने कुछ प्रोसीजर्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग परचेज ऑर्डर, सैंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव, इंक्रीमेंट इन सैलरी सेक्टर, कि हर महीने कोई ऑर्डर परचेज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स को अप्रूव करना है उनके लिए, या हर साल सैलरी की इंक्रीमेंट होती है, सैलरी बढ़ाई जाती है, हर साल फैसला किया जाता है। इस तरह, या हर महीने आप परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप की लीव को आप सैंक्शन कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, ये डिसीजन प्रोग्राम डिसीजन है, ये बार बार करनी होती है। और दूसरे हाथ में हमारे पास आते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, आर नॉट रूटीन इन नेचर, दे आर रिलेटेड टू एक्सेप्शनल सिचुएशन फॉर विच वी आर नॉट एस्टैब्लिश प्रोसीजर। ऐसी डिसीजन के रूटीन इन नेचर ना हो,
स्पेशल कोई सिचुएशन आ जाए, एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए, यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स कंडीशन हमारे पास आ जाए, जिसके लिए हमने कोई स्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं बनाए हुए, तो उनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जैसे कि अचानक कोविड-19 आ गया था, तो हमें सारे के सारे बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ा। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, कोई स्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं था हमारे लिए, तो हमें वो डिसीजन लेने पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसीजन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक हमने डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और टाइप ऑफ डिसीजन क्या होता है। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।